आइए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले उस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं जो आप दिन भर एक दूसरे से पूछ रहे हैं। सवाल यह कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी को प्रचंड मैंडेट मिला है, जिसके बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से बीजेपी के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। यह जश्न अभी तक जारी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बीजेपी के जश्न की है। बीजेपी लगातार जश्न मना रही है क्योंकि 27 साल के बाद बीजेपी को दिल्ली में मैंडेट हासिल हुआ है। 27 साल बाद बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद यह तस्वीर भी सामने आई। एलजी वीके सक्सेना से मिलने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और राज्यपाल वीके सक्सेना ने विधानसभा को भंग कर दिया है। फिलहाल जब तक दिल्ली को नया सीएम नहीं मिल जाता तब तक आतिशी कार्यवाहक सीएम रहेंगी। बीजेपी मुख्यालय में इस समय विधायकों की बैठक भी हुई है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। राजौरी गार्डन से बीजेपी विधायक मंजिंदर सिंह सिरसा ने बताया, बैठक में पानी, सीवेज, यमुना जल की सफाई पर चर्चा हुई है। तय किया गया कि ये काम प्राथमिकता पर करने। बीजेपी मुख्यालय में क्या रौनक है, वहां क्या माहौल है, हमारी सहयोगी आयुषी ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। हमारा जो पार्टी का चेहरा होता है ना, वो एक सिस्टम है जिसको हम फॉलो करते हैं। हमारा पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व विधायक दल के साथ बैठ के बात करता है, निर्णय करता है, उसके बाद हम चेहरा देते हैं। और जैसे बाकी राज्यों में दिया, दिल्ली में भी देंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना रही है। ऐसे में आज विधायक दलों की पहली बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें, अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर और आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से दुल्हन की तरह इस पूरे कार्यालय को सजाया गया है। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो तमाम विधायक हैं, नवनिर्वाचित 48 विधायक हैं, वो इस कार्यालय में उनका जो पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। आपको बता दें कि आज की बैठक बेहद मायनों में महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ये बैठक एक तरीके से परिचय बैठक है, जहां तमाम 48 विधायकों को बुलाया गया है। सबका परिचय होगा, धन्यवाद दिया जाएगा, शुभकामनाएं दी जाएंगी और साथ में आपको बता दें लोकसभा वाइज दिल्ली की जो 7 लोकसभा है, तो लोकसभा वाइज विधायकों की जो बैठक है वो की जाएगी। और देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है, उमंग है और सभी विधायकों के स्वागत के लिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो आतुर है। लगातार ढोल नगारों के बीच में विधायक जो हैं उनका वो आ रहे हैं, उनके स्वागत किया जा रहा है और कार्यकर्ता इस तरीके से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और इससे ये तो जरूर साफ हो गया है कि बीजेपी। तो देखा, अभी तक जश्न है, बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन एक और बैठक हो रही है। वो बैठक पूरी हुई अरविंद केजरीवाल के घर पर। आप नेताओं ने मीटिंग की। केजरीवाल ने नए विधायकों से कहा कि वो जनता के लिए काम करें। इसके बाद आतिशी ने कहा कि जनता ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पर भरोसा करके जिताया है। अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम उनकी सेवा करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। विपक्ष की भूमिका निभाना और बीजेपी की जवाबदेही तय करवाना हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में सीएम पद को लेकर भी कवायद तेज है। पार्टी में मंथन का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी सीएम पद पर मंथन किया था, यह भी खबर मिली। पार्टी के अंदर खाने से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी ने एक नेता का बीजेपी में बयान सामने आया। उनके मुताबिक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राजनीतिक समीकरणों के आधार पर पूर्वांचल की पृष्ठभूमि वाले किसी विधायक, सिख या महिला नेतृत्व पर विचार भी कर सकता है। सीएम की रेस में कौन कौन से चेहरे हैं, किनकी दावेदारी है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। जो सबसे पहला नाम बताया जा रहा है वो है प्रवेश वर्मा का। अब प्रवेश वर्मा के बारे में जान लीजिए। अरविंद केजरीवाल जो कि आपके संयोजक हैं, उनको उन्हीं की सीट पर नई दिल्ली में हराया। 2 बार के सांसद हैं, 1 बार के विधायक रह चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह के करीबियों में गिने जाते हैं। सीएम बने तो राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के जाट भी सदेंगे।
अगला नाम आता है सतीश उपाध्याय का। मालवीय नगर से जीते हैं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं, एमपी बीजेपी के सह प्रभारी रहे हैं, यूपी के आगरा के रहने वाले हैं, गृहमंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। एक और नाम है रेखा गुप्ता का। शालीमार बाग से चुनाव जीतकर विधायक बनी है, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बीजेपी का महिला चेहरा भी हैं। एक और नाम है आशीष सूद का। जनकपुरी से जीते हैं, पार्टी का पंजाबी चेहरा है, संगठन में कई पदों पर रह चुके हैं, गोवा में, जम्मू कश्मीर में सह प्रभारी रह चुके हैं। एक और नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा। राजौरी गार्डन से जीते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, शिरोमणि अकाली दल छोड़कर बीजेपी में आए, सिख चेहरा हैं, गृहमंत्री अमित शाह के करीबी हैं। एक और नाम है विजेंद्र गुप्ता का। रोहिणी से जीते हैं, जनता का भरोसा बरकरार है। आम आदमी पार्टी की 2015 और 2020 की लहर में भी जीते, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं और वैश्य चेहरा माने जाते हैं। जानकारी जो मिल रही है सोर्सेज के हवाले से, उसके मुताबिक पीएम मोदी की अमेरिका दौरे से लौटने के बाद दिल्ली में यह शपथ ग्रहण समारोह कराया जाएगा और इसमें बीजेपी इसे बहुत मैसिव करना चाह रही है, बहुत ग्रैंड करना चाह रही है और बहुत बड़े लेवल पर इसका आयोजन किया जाएगा। तमाम बीजेपी शासित, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को इसमें कार्यक्रम में बुलाया जाएगा और दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री 14 फरवरी को स्वदेश वापस लौट आएंगे, अमेरिका फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं और ये शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा। इसमें एनडीए के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। संभावित नाम हमने आपको बता दिए हैं, जो भी ब्रेकिंग होगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मिल्कीपुर का रण योगी आदित्यनाथ ने कैसे फतेह किया, यह सवाल इन दिनों हर कोई जानना चाह रहा है। दिल्ली की जीत के बाद जब प्रधानमंत्री मंच पर आए तो उन्होंने मिल्कीपुर सीट का भी जिक्र किया, क्योंकि बीजेपी ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर इतिहास रच दिया। बीजेपी ने यह सीट जीती है जिसमें योगी आदित्यनाथ का रोल सबसे अहम माना जा रहा है। अयोध्या सांसद के बेटे होने के बावजूद अजीत प्रसाद अपनी ही बूथ से हार गए। लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा में बीजेपी को समाजवादी पार्टी से 7,000 वोट कम मिले थे। 8 महीने में ही बीजेपी ने बाजी पलट दी। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद को 61,000 अधिक वोटों से हराया। योगी आदित्यनाथ ने इस जीत पर क्या कुछ कहा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है, वो आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों न कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। मिल्कीपुर को जीतने के लिए बीजेपी की जीत के लिए योगी आदित्यनाथ की बहुत तगड़ी रणनीति रही, जिस पर जुलाई 2024 से ही सीएम ने काम करना शुरू कर दिया था। कैसे, आइए जानते हैं। सीएम योगी ने जुलाई 2024 से ही चुनावी तैयारी शुरू की। सीएम योगी ने मिल्कीपुर की कमान अपने हाथ में ही रखी। सीएम योगी ने 6 बार मिल्कीपुर का दौरा किया, युवाओं को साधने के लिए रोजगार मेला लगवाया, 500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करवाया। सीएम योगी ने 7 मंत्रियों की टीम को मिल्कीपुर में उतारा। सपा के परिवारवाद पर हमले के लिए नए चेहरे चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया। उसके बाद मिल्कीपुर को बीजेपी ने लॉक कर दिया, यानी कि जीत के लिए लॉक कर दिया। बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मिल्कीपुर उपचुनाव का जिक्र किया था। क्या कुछ कहा था कल पीएम ने, वो भी आपको जल्दी से सुनवाते हैं। इस विजय उत्सव के साथ साथ आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार
जीत मिली है। साथियों, आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मणिपुर की। और आखिरकार मणिपुर सरकार को जाना ही पड़ा। एन बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा हो गया है। मणिपुर में पिछले 2 सालों से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा, पार्टी विधायकों के असंतोष के बीच मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह का अब इस्तीफा सामने आया है। ये तस्वीर आप देखिए एन बीरेन्द्र सिंह की, जो रेजिग्नेशन लेकर पहुंचे राज्यपाल के पास, त्यागपत्र सौंप दिया। महीनों की अशांति और पार्टी के अंदरूनी विचार विमर्श के बाद आखिरकार इस्तीफा सामने आया। अब अगले सीएम को लेकर 1-2 दिन के अंदर पार्टी फैसला करेगी। इस्तीफे से पहले एन बीरेन्द्र सिंह ने दिल्ली पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जो करीब 1.5 घंटे तक चली। जो बैठक हुई वो अमित शाह के आवास पर हुई, जहां से निकलने के बाद एन बीरेन्द्र सिंह सीधा इंफाल वापस गए और राज्यपाल से मिलने का समय मांगा। राज्यपाल से शाम 6:15 पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे और वहीं पर अपना इस्तीफा सौंप दिया। एन बीरेन्द्र सिंह ने अपना इस्तीफा मणिपुर विधानसभा के बजट सत्र से 1 दिन पहले दिया है, जिसमें कांग्रेस उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही थी। एनडीए की सहयोगी पार्टी एनपीए भी पीछे हट गई थी और बीजेपी के नेता बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ हो गई थी। पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर काफी प्रेशर था और इसी प्रेशर की वजह से बीरेन्द्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि मणिपुर में बीजेपी अगला सीएम किसे बनाती है। एन बीरेन्द्र सिंह ने नया साल शुरू होने से 1 दिन पहले ही मणिपुर हिंसा को लेकर माफी मांगी थी और कहा था, पूरा साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, मुझे इसका बहुत दुख है। 3 मई 2023 से लेकर आज तक जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं राज्य के लोगों से माफी मांगता हूं। दरअसल मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। मैतेई कुकी समुदाय के बीच भड़की हिंसा को 600 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। I want to appeal to all the communities of the state. Whatever happened is happened. We have to forgive and forget the past mistakes, and we have to start a new life, a peaceful Manipur, a prosperous Manipur, living we all recognize 34-35 tribes together, and we should live together too. एन बीरेन्द्र सिंह ने जब मणिपुर में हिंसा को लेकर माफी मांगी थी तब उन्होंने हिंसा को लेकर आंकड़े भी जारी किए थे। मई 2023 से अक्टूबर 2023 तक गोलीबारी की 408 घटनाएं हुई। नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक 345 और मई 2024 से अब तक हिंसा की 112 घटनाएं हुई। करीब 12,247 एफआईआर दर्ज की गई, 625 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, 5,600 हथियार समेत 35,000 गोला बारूद बरामद किए गए। हालांकि राज्य में पिछले महीने शांति रही है, हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। छिटपुट प्रदर्शन के लिए भी लोग सड़क पर नहीं उतरे हैं। सरकारी दफ्तर रोजाना खुल रहे हैं और स्कूलों में बच्चों की तादाद बढ़ी है। शांत मणिपुर में हिंसा कैसे भड़की थी वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। मैती समुदाय लंबे समय से एसटी दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा था। मणिपुर हाईकोर्ट ने अप्रैल 2023 में मांग मानते हुए आदेश जारी कर दिया। सरकार को मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने का निर्देश दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मैतेई और कुकी समुदाय के बीच विवाद शुरू हुआ। कुछ दिन बाद हिंसक घटनाएं होने लगी और अब तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं, लेकिन फिलहाल शांति है। ये जातीय हिंसा कम तो हुई है, थमी नहीं है, जिसमें डेमोग्राफी भी एक बड़ी वजह है। कैसे, ये भी जान लीजिए। मणिपुर की आबादी तकरीबन 38 लाख है। 3 प्रमुख समुदाय यहां पर हैं, मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई समुदाय के ज्यादातर लोग हिंदू हैं, नागा और कुकी समुदाय के ज्यादातर लोग ईसाई हैं। आबादी में मैतेई समुदाय 53% से ज्यादा है। 10% इलाके में फैली इंफाल घाटी में रहते हैं। नागा और कुकी की आबादी करीब 40% है और मणिपुर का 90% हिस्सा इनके पास है। ऐसा माना जाता है क्योंकि मणिपुर का 90% हिस्सा पहाड़ी है जहां नागा और कुकी रहते हैं। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि मणिपुर में शांति का दौर जो शुरू हुआ है, ये जो वक्त शुरू हुआ है, ये बरकरार रहेगा और नई सरकार या फिर ये यूं कहें कि नया सीएम मणिपुर में पीस और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान करेंगे। लेकिन बात करें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की,
तो भारत को इकोनॉमी के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी मिली, जहां लोगों को एक और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में कटौती में राहत दी, कर में राहत दी। वहीं देश के विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार दूसरे हफ्ते बढ़ गया है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरी बार तेजी आई है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने से दिल्ली में खुशखबरी है, तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मातम पसरा है, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व गिरता जा रहा है। 31 जनवरी 2025 तक भारत और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व का क्या हाल है, चलिए जल्दी से आपको बताते हैं। भारत का फॉरेन रिजर्व 1.05 अरब डॉलर बढ़ा है। भारत का फॉरेन रिजर्व 630.6 अरब डॉलर पहुंच गया है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में 8 मिलियन डॉलर की कमी आई है। पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व 16.044 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने में सोने का भी योगदान रहा है। भारत का गोल्ड रिजर्व 1.2 अरब डॉलर बढ़कर 70.89 अरब डॉलर पहुंच गया है। वहीं आरबीआई की ओर से जारी वीकली स्टैटिकल सप्लीमेंट के मुताबिक स्पेशल ड्राइंग राइट्स 29 मिलियन डॉलर बढ़कर 17.89 अरब डॉलर हो गए। यानी शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही। पूरा मुल्क कंगाली के कगार पर खड़ा है। मुल्क के लोग रोजगार और रोटी मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व लगातार घटता जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान पर चढ़ता कर्ज भी वहां की सरकार के लिए दुश्वारियां पैदा कर रहा है। पाकिस्तान के पास ना तो पैसा है और ना ही पाकिस्तान के पास वहां की चुनौतियों से निपटने के लिए कोई रणनीति। वहीं बीजापुर से एक बड़ी खबर आई। नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बीजापुर मुठभेड़ पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सोशल मीडिया पर आया। उन्होंने लिखा कि नक्सल मुक्त भारत बनाने के लिए ये एक बड़ा कदम है। जवानों ने कई नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलवाद खत्म करने में 2 जवान शहीद हुए हैं। शहीद जवानों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। साथ ही उन्होंने वो वादा फिर से दोहराया जो वो लगातार कहते रहे हैं। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से जड़ से खत्म कर देंगे। और बीजापुर में जो मुठभेड़ हुई उसमें 31 नक्सलियों को ढेर किया गया और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। मुठभेड़ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। आप सब लोगों को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है। और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। और बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने इसे लेकर क्या कहा है, इस ऑपरेशन को लेकर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचक के आधार पर डीआरजी एसटीएफ बस्तर फाइटर या माननीय सुरक्षा बल का टीम अभियान के लिए रवाना की गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47 इंसास SLR BJ लॉन्चर्स इस प्रकार का हथियार भी रिकवर किए गए थे। आसपास